हेलो दोस्तों। आ, मेरा नाम है पीताम्बर त्रिपाठी एंड मैं स्पीकर स्टार चैनल से बोल रहा हूँ। जहाँ तक ये सवाल है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कुछ दिन के लिए बाहर हम चले गए थे और उसी के सिलसिले में कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम बाहर निकल गए थे और फिर से अगेन हम आ गए हैं कुछ अब आपको बोलने के लिए। और देखिए कि आप ऐसा जो कि मेरा स्पीकर स्टार चैनल जो है ये जो कि आपको बहुत कुछ माइन्यूट डिटेल चीज़ आपको बता सकता है, मगर आपको सही तरीके से सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा चीज़ आपको समझ में वो सब आ सकता है। मान लीजिए यदि आप डीपली उसको यदि आप स्टडी नहीं करेंगे, यदि नहीं सुनेंगे, तभी आपको ये सब समझ में इतना आने वाला नहीं है। एंड फिर से व्यूअर्स को मैं नमस्कार एंड मेरा सीनियर सिटीजन को भी नमस्कार और मेरे छोटे भाई बहन को मेरा आशीर्वाद। ये जो मैंने आज जो शुरू करने वाला हूँ, ये शुरू जो करने वाला हूँ एक बहुत ही एक अजीब चीज़ है कि जो कि आपको पहले भी बहुत कुछ मैंने बता दिया हूँ, जैसे कि विपरीत राजयोग, इंदु लग्न, भृगु बिंदु, बहुत कुछ बता चुका हूँ। और उड़िया में भी हम भी मतलब आपको बता चुके हैं, क्योंकि हम भुवनेश्वर में रहते हैं तो भुवनेश्वर में भी हमारा फॉलोअर्स भी हैं, तो इसीलिए भुवनेश्वर के लोग भी बोलते हैं कि उड़िया में आप बताइए। तो सारा उड़ीसा के लोग भी बोलते हैं कि आप उड़िया में भी बताइए। और मेरा बाहर का भी कुछ ऐसे कलीग लोग हैं जो कि वो भी बता रहे हैं कि आप हिंदी में भी बोलिए। तो हमने पहले तो उड़िया में तो बता चुके हैं, अब हम हिंदी में बताने के लिए आपको कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आप कितना बारीकी से आप उसको जान पा रहे हैं। सबसे पहले हम आज शुरू कर रहे हैं राशि सीरीज। मतलब है कि राशि सीरीज जो हम जो बोल रहे हैं कि जैसे कि 12 राशियां हो जाती हैं, तो 12 राशि के अंदर जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे जब 12 राशियां हो जाते हैं, तो 12 राशि में काल चक्र कुंडली में जो कुछ भी बताया गया है उसी के अनुसार हम आपको बताने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। रही है सबसे पहली बात कि देखने वाली बात है कि आ, देखने वाली बात है कि अप्रैल 2022 मेष राशि के लिए, मतलब मेष लग्न लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। ये जो चीज़ है कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ इतना कुछ अच्छा नहीं जाने वाला है। एक तो होता कि किसका कोई महादशा चल रहा है, वो तो दूसरा चीज़ है।
और जैसे कि गोचर के हिसाब से अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों को लिए, मेष लग्न लोगों के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात है कि जो अप्रैल के पहले के महीने में सूर्य जो है कि मीन राशि में थे और बृहस्पति के साथ मिलकर वो उनका अच्छा संबंध हुआ था, तभी कुछ परिणाम लोगों को अच्छा भी मतलब मिल भी रहा था। और दूसरा चीज़ है कि जो मेष राशि का जो त्रिक भाव है, त्रिक भाव मतलब है कि मेष राशि का जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव को मतलब ऐसा होता है कि बृहस्पति का जैसे 5वां 7वां और 9वां दृष्टि होता है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 5वां दृष्टि जैसे कि पड़ रहा है कि कर्क राशि के ऊपर, और 7वां दृष्टि पड़ रहा है कि हमारे कन्या राशि के ऊपर, और 9वां दृष्टि पड़ रहा है कि हमारे वृश्चिक राशि पर। तो ये जैसे कि ये जो प्रभाव जो पड़ रहा था सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलके जो प्रभाव दे रहे थे, वो शुभ संबंध हो रहा था, और ये 12वां राशि हो जाता है। तो जैसे मेष राशि के लिए 12वां राशि जो मतलब एक्सपेंस की राशि है, उसी में भी कुछ गुण है। वो गुण जो है कि आपको आपका चौथा स्थान और आपका 6वां स्थान और आपका 8वां स्थान, ये कुछ ना कुछ आपको अच्छा चीज़ दे रहे थे। जैसे कि ये सुख आपको मिल रहा था, और आपके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे भी थे, और आपके शत्रु जो है कि शत्रु या बोल दीजिए कि सब कुछ सही चल रहा था। तो जैसे कि सूर्य जैसे आ गए हैं अभी मेष राशि में इस संक्रांति के अवसर पर, तो बृहस्पति अभी अकेले पड़ गए हैं। तो बृहस्पति जैसे अकेले पड़ गए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी इतना कुछ बृहस्पति आपको दिला नहीं पा रहे हैं पहले की तरफ से। तो जैसे कि महीने के 15 तारीख 16 तारीख तक थोड़ा सा कुछ अच्छा रहेगा, और 15 तारीख के बाद आपको इतना कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीज़ में आपको मिल भी सकता है। वो क्या है हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि ये हो गया, बृहस्पति अभी कर्तरी दोष में अभी पड़ गए हैं। हालांकि वो अभी मतलब अपने ही घर में है, फिर भी जैसे राहु अभी मेष राशि में है और शनि अभी कुंभ राशि में है, तो शनि अभी कुंभ से मीन की तरफ जा रहे हैं, और राहु तो उल्टा ही चलता ही रहता है, वक्र गति है उनकी, तो राहु उधर से आ रहे हैं। तो ये त्रिषणाधिपति जो शनि है, मतलब मेष लगने के लिए एकादशाधिपति जो होते हैं, पराशर जी बोले हैं कि एकादशाधिपति हमेशा पापी होते हैं।
तो ये पापी और राहु एक राक्षस, मतलब ये दोनों तरफ से आकर बृहस्पति आपको इतना फल नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए। और शनि को देखें तो शनि जैसे कि सूर्य के ऊपर नज़र डाल रहे हैं अभी तीसरी दृष्टि में, और सूर्य भी जो फल देने वाले थे वो भी राहु के साथ मिल गए हैं। और कुछ कुछ हद में चंद्रमा अभी जैसे कि परिक्रमण कर रहे हैं आजकल, तो मतलब 19, 20, 21 इतना तक मतलब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तो वही कुछ कुछ चीज़ आपको अच्छा चीज़ मिल मतलब मिल सकता है। और जैसे कि और बुध भी उधर में है, तो इसीलिए जैसे कि अभी ये सब मिलन जो कि 4-5 ग्रह जैसे एक जगह में हो जाते हैं तो अच्छा फल मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चीज़ है कि मतलब आपको अच्छा ही देने वाला है। और शुक्र जो है कि अभी मतलब उन्हीं के राशि वृषभ राशि में है, तो ये मार्केस हो जाते हैं। और मतलब जितना कुछ धन और अपना फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सब लोग आपको कुछ पहले आपको कुछ अच्छा बोल रहे थे, अभी भी मतलब अच्छा भी आपको बोल रहे हैं, मगर ये जो है कि जैसे कि उनका ऊपर कोई दृष्टि नहीं है अभी, तो इसीलिए आपको शुक्राचार्य आपको कुछ ऐसा पाप पीड़ित नहीं है। तो जैसे कि पाप पीड़ित हो जाते, यदि हो जाएंगे, तो पहले जैसे पाप पीड़ित पे थे, तो जैसे कि शनि देख रहे थे, अभी जैसे कि 20 तारीख हो गया, अभी शनि मतलब देख नहीं रहे हैं, अभी मतलब शुक्राचार्य अभी अच्छे तरफ से फल देने के लिए तैयार है। उसके बाद आ जाइए मंगल पर। मंगल जैसे कि आपको अच्छा फल दे भी रहे थे, अभी जैसे कि वो आ गए हैं कि मंगल जो कि ये लग्नाधिपति है और अष्टमाधिपति है, तो जैसे कि वो मूल त्रिकोण राशि से अभी मतलब जैसे कि आज 20 तारीख है, पहले तो वो तो मतलब वृषभ राशि में थे, तो वो भी अच्छा खासा भी था। अभी जैसे कि वो तीसरे भाव में आ गए हैं, मिथुन राशि में आ गए हैं, तो मिथुन राशि में आने पर वो न्यूट्रल भाव जैसे कि हो जाते हैं, त्रिक का भाव हो जाते हैं, तो इसलिए मंगल आपके लिए इतना अच्छा फल नहीं देने वाले हैं। और बाकी जो चीज़ जो सब चीज़ आपको मिलने वाला है, आपको इतना कुछ दिशा में आपको अच्छा भी मिलेगा और कुछ दिशा में आपको बुरा भी मिल सकता है। जैसे कि इस संक्रांति तक आपको ऐसे ही मतलब रहना ही होगा, उसके लिए कुछ आप मतलब रवि के लिए सूर्य के लिए आप जल चढ़ाए। और शनि कैसे शांत होंगे, शनि जैसे कि पाप मतलब ये मेष लगने के लिए टोटली वो पापी हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये इस जंजाल से कैसे मुक्ति मिलेगा, आपको उसके लिए हनुमान चालीसा आप पाठ कीजिए और शनि मंदिर भी जाइए, उनको तेल चढ़ाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसे करके आने से आपको कुछ हद तक आपको सही चीज़ मिलने वाला है। और बाकी तो सब ग्रह सब तो हालांकि ठीक ही है।
अभी ये ख़त्म हुआ कि अप्रैल महीना का 2023 अप्रैल महीना का मेष लग्न लोगों के लिए। अब आ जाइए, हम आपको बोलने वाले हैं कि मेष लग्न, मेष लग्न के ऊपर जैसे कि हम आपको बोलने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मेष लग्न में सबसे पहले ये जो राशि कालचक्र कुंडली का पहला राशि है, तो पहला राशि जैसे हो जाता है तो इस राशि का मालिक होते हैं मंगल होते हैं। मंगल कौन? मंगल हो जाते हैं सेनापति। जैसे कि मंगल जो है कि वो लड़ने के लिए, जैसे कि जो चीज़ आपको चाहिए औजार फौजार सब लेके तैयार होके जैसे कि लड़ने के लिए जो आते हैं, वो उसी टाइप का आदमी को मंगल वो कहते हैं। और उसी हिसाब से आपको भी ये भी फल भी मतलब मिलने वाला है। तो मंगल यहाँ पे क्या है कि ये मतलब ये क्या होते हैं कि ये लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति हो जाते हैं। जैसे लग्नाधिपति हो जाते हैं तो ये शुभ हो जाते हैं, और जैसे कि आठवां भाव जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि लग्नाधिपति हमेशा शुभ होते हैं और उनका मूल त्रिकोण राशि होता है मेष राशि। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, तो उसको पकड़ के ही चलना पड़ेगा। यही तो बेसिक है पराशर जी की। पराशर जी जो बोले हैं बेसिक चीज़, वो बेसिक चीज़ को आधार के हिसाब से लेकर आपको सब कुछ उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मतलब मेष राशि में जैसे मंगल जैसे पहले भाव का और आठवां भाव का जैसे शुभ संबंध आ जाता है तो बहुत ही कुछ अच्छा हो जाता है। अशुभ संबंध आ जाते हैं, पाप पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही कुछ खराब फल मिलता है। और जैसे कि मतलब त्रिकोण के साथ उनका यदि योग हो जाता है तो आपको राजयोग मिल जाता है। और जैसे कि आपको केंद्र का जैसे संबंध हो जाता है तो भी आपको राजयोग मिल जाता है, क्योंकि मंगल का जो मूल त्रिकोण राशि हो वो मेष राशि है। और जैसे कि उनका आठवां राशि भी वृश्चिक राशि है, उनको भी लिया जाता है, तो उनको हम न्यूट्रल भाव हम समझते हैं। जब तक मेष राशि में बल है तब तक आठवां राशि न्यूट्रल हो जाता है। जब मेष में मंगल जैसे कि है वो जैसे पाप पीड़ित में आ जाते हैं, तो आठवां वाला जो वृश्चिक राशि है वो भी पापी, वो भी मतलब बहुत ही कष्टदायक फल भी दे सकते हैं। ये हो जाता है मंगल की चीज हो जाता है। दूसरा क्या चीज है, जैसे जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि मंगल की जैसे शुभ संबंध मतलब मंगल के साथ यदि मतलब शुभ संबंध मतलब बृहस्पति या उनका मित्रता ग्रह जैसे चंद्रमा सूर्य ऐसे सब जैसे मिल जाते हैं तो उनको बल मिलता है, तो उनसे आपको अच्छा फल ही मिलने वाला है। तो ये आपको ये हो गया आपका मंगल। और जैसे मतलब शनि के साथ हो गए हैं, शनि मतलब जैसे कि
कुंभ राशि में होकर जैसे कि मेष राशि को देख रहे हैं, तो मेष राशि मंगल है तो मंगल पीड़ित हो गए, तो 8वां भाव भी पीड़ित हो गया। तो ये समझ कर चलना पड़ेगा कि जैसे मेष लगन यदि शुभ है तो वृश्चिक लगन भी शुभ हो जाता है। जैसे मेष लगन यदि शुभ नहीं है, यदि पाप पीड़ित में आ जाते हैं, तो वृश्चिक राशि भी और भी पाप पीड़ित में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल भाव हो गया। न्यूट्रल मतलब है कि हमेशा हमेशा किसी में कोई भी आदमी के साथ वो मिलजुल जाता है। ये हो गया मंगल की बात। अभी आ जाइए शुक्र की बात। शुक्र यहाँ पे दूसरा और 7वें की स्वामी है। दूसरा और 7वें की स्वामी है। दूसरा और 7वें की स्वामी होने पर ये दोनों मारक जगह के लॉर्ड हो गए और एक केंद्र स्थान हो जाता है शुक्र के लिए, जो कि तुला राशि है। और दूसरा हो जाता है कि वृषभ राशि हो जाता है, वो धन के लिए और फैमिली के लिए ये हो जाते हैं। तो ये दोनों ही जगह मारक स्थान वो कहलाते हैं। तो 7वां स्थान भी मारक है, दूसरा स्थान भी मारक है। तो दोनों स्थान का मारक होने से ये मेष लग्न के लिए इतना अच्छा नहीं कहना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि एक चांस है कि यदि वो तुला में ही बैठे हैं, तुला राशि में ही बैठे हैं, यदि कोई त्रिकोण के साथ यदि उनका संबंध आ जाता है तो वो राजयोग दे देते हैं। और यदि मतलब केंद्र के साथ यदि उनका संबंध आ जाता है तो भी राजयोग दे देते हैं। और मतलब तो यदि ये आपको मान के चलना चाहिए कि यदि शुक्र यदि मतलब तुला राशि में ही है तो वो प्रबल मारक हो जाते हैं। और दूसरा चीज दूसरी जगह के दूसरे जगह जैसे मारक होता है उससे कहीं ज़्यादा वो मार्केस हो जाते हैं यदि तुला राशि में है। यदि वो पाप पीड़ित पे आ जाते हैं तो और भी कष्टदायक हो जाता है उनकी दशा और महादशा में। तो ये जो मतलब जो केंद्राधिपति दोष शुक्र के ऊपर जो लगता है वो मतलब यहाँ 7वां जगह केंद्र स्थान है, तो केंद्राधिपति दोष युक्त गुरु शुक्र में ऐसे मतलब बोला गया है। मगर कब ये लागू होता है? जब ये त्रिषणाय के भाव के साथ वो संबंध मतलब यदि आ सकता है तभी ये केंद्राधिपति दोष में उनको दोष लगता है। यदि ये त्रिषणाय के साथ यदि उनका संबंध यदि नहीं है तभी ये मतलब शुभ हो जाते हैं। और मान लीजिए कि त्रिकोण के साथ संबंध हो गया तो राजयोग हो गया, केंद्र के साथ संबंध हो गया तो राजयोग हो गया। तो मगर इतना कुछ बोलने से पहले थोड़ा एक बार सोचना चाहिए कि मेष लग्न के लिए शुक्र दोनों स्थान का मारक स्थान का स्वामी है। तो ये कहीं कुछ एक्सेप्शनल केस में ऐसे अच्छा चीज़ भी हो भी जा सकता है। जैसे हमने बताया अभी, ये जो चीज़ है
जैसे त्रिकोण के साथ संबंध हो जाए तो राजयोग हो जाता है, केंद्र के साथ संयोग हो जाता है तो राजयोग हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो उसी टाइम वो कितना भी कोशिश किया जाए तो उधर से सब चीज़ देंगे, उसके साथ भी कष्ट भी देंगे, क्योंकि ये दोनों मार्केस का स्थान का स्वामी है, इसलिए वो कष्ट भी देना ही देना है उनको। और अभी आ जाइए बुध के ऊपर। जैसे बुध यहाँ पे देखा जाए तो दो त्रिशणाय की स्वामी की लौड़ है, जैसे तीसरा स्थान का और छठवां स्थान का। बुध जो मतलब त्रिशणाय का स्वामी जैसे मतलब हो जाते हैं, तभी क्या होता है कि ये हमें तो खराब तो फल तो देना ही देना है। दोनों त्रिशणाय के स्वामी के लौड़ है तो आपको खराब फल तो मिलेगा ही मिलेगा। शुभ फल कब देंगे, इसका भी तो एक तो मतलब एक तो भी चीज है, शुभ फल आपको कब मिलेगा, ये भी तो आपको एक आदमी का आशा जो है कि हमें बुध से कुछ अच्छा चीज कब मिलेगा, ऐसा भी तो भी कहा भी जा सकता है। तो बुध कब मतलब अच्छा चीज मिलेगा, ये जो त्रिशणाय के स्वामी है तीसरा और छठवां, ये जाके और कई त्रिशणाय के या उच्च स्थान में यदि जाके बैठ जाते हैं तभी आपको अच्छा चीज अच्छा फल मिलने वाला है। मतलब है कि बुरा ग्रह का जितना पिटाई हो उतना अच्छा चीज अच्छा आपको मिलेगा। यदि बुरा चीज को पिटाई ना हो तो आपको अच्छा चीज नहीं मिलने वाला है। तो ये जो चीज है बुध का यही हालत है। और एक बात है कि जैसे बुध यदि वृश्चिक राशि में यदि बैठ जाते हैं, मतलब 8वें स्थान में यदि जाके बैठ जाते हैं तो आपको अच्छा चीज वो प्रदान करते हैं, अच्छा फल भी देने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं। और यदि बुध केंद्र और त्रिकोण का संबंध यदि बुध के साथ आ गया तो उसको बल मिल गया। बल मिल जाने से वो क्या है कि वो जो त्रिशणाय का वो जो भाव है, त्रिशणाय का तीसरा छठवां का, उसका भी पावर भी बढ़ गया, उसका मतलब जो चीज़ें वो भी मतलब ज़्यादा मिल गया। तो त्रिशणा भाव का पलना बहुत भारी हो गया। तो भारी हो जाने से क्या हो जाता है कि जो त्रिकोण का संबंध है अच्छा चीज देने वाला है और केंद्र के साथ संबंध होकर जो अच्छा चीज देने वाले हैं वो क्या हो जाता है, उनमें खराब आ जाता है। क्योंकि ना बुध उधर में उनके साथ कनेक्ट होके उनका हाथ पांव काट दिए हैं। हाथ पांव जैसे काट दिए हैं तो वो तो घूमते रहते हैं, कहीं मुझे त्रिकोण के साथ संबंध हो जाए तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, केंद्र के साथ संबंध हो जाए मैं कहीं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, वो तो मतलब ढूंढते रहते हैं। यदि उनके साथ यदि उनका संबंध आ जाता है तो बुध उधर में खराब रिजल्ट देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्यों ना, इवन इफ यदि बृहस्पति के साथ भी उनका कनेक्शन भी हो भी जाता है, उनका भी हाथ पांव भी मतलब वो काट के भी आपको त्रिशणा का फल भी आपको ही देंगे। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। तो इसीलिए त्रिकोण का जो चीज या केंद्र का जो चीज, उसमें जो स्थान का जो
मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सब बुद्ध जब उधर में जाके पहुंच जाते हैं, उनका सब अच्छा चीज वो मतलब न्यूलीफाई हो जाता है, और बुद्ध उनके साथ मिलकर और बलवान होकर वो त्रिशड़ा का फल देने में वो तत्पर हो जाते हैं, और बहुत ही खराब रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भी देवते भी हैं उनके दशा और महादशा में। ये हो गया आपका बुद्ध का कनेक्शन। और हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, मतलब अभी जैसे बुद्ध की कहानी मतलब इतना हो गया, और जो अभी आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तो एकाधिपति है, जो चंद्रमा जैसे एकाधिपति है, तो जैसे चंद्र ये मतलब न्यूट्रल भाव हो जाते हैं, केंद्र स्थान होकर वो न्यूट्रल भाव हो जाते हैं, क्योंकि उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। चंद्रमा को केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ही का स्वामी है, वो कोई त्रिशड़ा का स्वामी नहीं है, तो इसीलिए उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। जिनके साथ कनेक्शन होते हैं उसी तरह वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि त्रिकोण का संबंध आ गया तो राजयोग दे देते हैं, और यदि त्रिक की संबंध आ गया तो खराब रिजल्ट दे देते हैं, और यदि केंद्र के साथ यदि कनेक्शन आ गया तो बढ़िया अच्छा फल देते हैं, और त्रिशड़ा के साथ यदि उनका संबंध आ गया तो खराब रिजल्ट देते हैं। तो यही होता है कि जैसे उनका कहानी मतलब ऐसे चंद्रमा को हम कह सकते हैं। अभी आ जाइए, जैसे चंद्रमा का इतना ही मतलब कहानी है, और जैसे चंद्रमा को ऐसे पाप संबंध जैसे आ भी जाता है तो पर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो शुभ संबंध होने से आपको सब अच्छा चीज मिलेगा। त्रिकोण का संबंध होने से राजयोग मिलता है, और केंद्र का साथ यदि संबंध हो तो आपको भी राजयोग मिलने वाला है। और त्रिशड़ा की स्वामी के साथ यदि उनका संबंध हो जाता है तो आपको खराब रिजल्ट मिलने वाला है। अभी आ जाइए सूर्य के ऊपर। सूर्य यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, एकाधिपति, ये भी एकाधिपति है। चंद्रमा जैसे एकाधिपति है, ये भी एकाधिपति है। सूर्य का क्या होता है, यहाँ पे उनको थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। क्या केयरफुली देखना पड़ेगा कि पराशर जी बोले हैं त्रिशड़ा का जितना पिटाई हो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, और यदि अच्छा ग्रह का पिटाई हो तो आपको फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। अच्छा ग्रह क्यों हो जाते हैं, ये त्रिकोण का स्वामी है। तो त्रिकोण का स्वामी होकर, जैसे कि मान लीजिए आपके उधर आसपास कोई अच्छा जैसे कि कोई लड़का जैसे है, तो आप जैसे उसको बुलाते हैं तो वो लड़का आपके पास चल के आता है। थोड़ा सा आप यदि डांट देते हैं तो वो कहीं जाकर आप मतलब छुप जाता है। तो छुप जाने से क्या होता है कि वो जो लड़का मैं जो बोल रहा हूँ वो सूर्य है, वो सूर्य यदि जाके छुप जाएगा तो आपको अच्छा फल नहीं देने वाला है। सूर्य यदि आपको ऐसा
चारों तरफ से आपको देखा जाए कहीं पाप संबंध ऐसे कोई दृष्टि वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको अच्छा चीज मिलने वाला है, उधर निश्चिंत है। तो ये हो गया सूर्य का कहानी। उसके बाद आ जाइए बृहस्पति। बृहस्पति क्या हो जाते हैं, यहाँ देखा जाए तो बृहस्पति आपको त्रिकोण का स्वामी है, धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है। तो एक त्रिकोण और एक त्रिक, ये जो मतलब 12वें का स्वामी है, 12वें का स्वामी होकर और सम हो जाते हैं, क्यों ना, उनका एक भाव भी त्रिकोण का भी है। तो त्रिकोण का भाव जैसे हो जाते हैं तो दूसरे जो त्रिक का भाव है वो सम भाव वो कहलाते हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि जैसे यदि मान लीजिए मैं आपको एक चीज आपको बताने वाला हूँ, यदि बृहस्पति यदि आपको अच्छा चीज यदि आपको प्राप्त होना है, बृहस्पति से लेना है, यदि अच्छा चीज लेना है, तो आपको बृहस्पति के साथ कोई भी खराब ग्रह मिलना नहीं चाहिए। बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है, तो त्रिकोण का स्वामी होकर यदि त्रिकोण में ही बैठे हैं तो आपको अच्छा चीज मिलने वाला है। और त्रिकोण के साथ यदि कोई यदि त्रिक का भाव यदि मिलकर यदि बैठ जाते हैं उधर, कहाँ, धनु राशि में, मान लीजिए बुध जाके यदि बैठ जाते हैं या मंगल जाके बैठ जाते हैं, तो मंगल तो न्यूट्रल है, बुध तो मतलब ये हो जाता है कि बुध तो मतलब खराब ही है, इस दो त्रिसड़ाय का मालिक है। तो बुध जैसे मतलब बृहस्पति के साथ आ जाते हैं तो फिर ये दोनों मिलकर वो खराब रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिकोण का स्वामी होकर भी खराब रिजल्ट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं बृहस्पति के लिए। यहाँ बुध की बात नहीं हो रहा है, बृहस्पति की बात हो रहा है। और जैसे मंगल जैसे मिल जाते हैं, तो मंगल तो एक न्यूट्रल भाव है और मूल त्रिकोण राशि और बृहस्पति की मित्रता भी है। यदि मंगल यदि शुभ संबंध में है और मंगल यदि बृहस्पति के साथ मिलकर यदि बैठे हैं, तो दोनों मिलकर आपको राजयोग दिलाएंगे, दोनों मिलकर आपको शुभ मतलब शुभ धन संपत्ति वैभव ऐसे सब आपको दिलाएंगे। उसके साथ आपको बहुत सारा चीज आपको मतलब प्राप्त करवाएंगे। मंगल यदि यहाँ पे यदि मंगल यदि पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं और वो जाके धनु राशि में वो गुरु के साथ यदि बैठे हैं, तो दोनों ही आपको, बृहस्पति हो या मंगल हो, दोनों आपको खराब रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या, इसलिए कि ये मंगल जो है, मंगल आपके न्यूट्रल और त्रिक का स्वामी है। तो न्यूट्रल का मतलब हो जाता है कि जहाँ भी जाते हैं तो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो ये त्रिक का स्वामी हो, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यदि पाप संबंध आ गया तो पीड़ित हो गए, तो बृहस्पति और मंगल दोनों मिलके आपको खराब रिजल्ट देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऐसे भी मतलब मीन राशि तो द्वादश भाव हो गया और ये तो सम ही कहलाता है। और इसी के हिसाब से देखा जाए तो यदि मान लीजिए यहाँ हम जो बात जो कर रहे थे, मंगल की बात जो कर रहे थे, मंगल आपको अच्छा चीज देने की वजह से आपको मतलब मंगल और बृहस्पति अच्छा चीज देने की वजह से खराब रिजल्ट आपको देने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। ये हो गया आपको बृहस्पति की बात।
बृहस्पति जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। बृहस्पति के ऊपर कोई पाप संबंध ना हो, बृहस्पति के साथ कोई पाप ग्रह जुड़ा ना हो। बृहस्पति के साथ जैसे मतलब अच्छा शुभ संबंध हो यदि हो तो आपको बहुत सारा चीज़ मेष लग्न के लिए मिलने वाला है। अभी आ जाइए शनिश्चर के ऊपर। शनिश्चर ये 11वें का लॉर्ड है और 10वें का भी लॉर्ड है। तो 10वें का लॉर्ड होकर ये न्यूट्रल हो जाते हैं और 11वें का स्वामी होकर ये पापी हो जाते हैं। मतलब त्रिषणा का स्वामी हमेशा पापी ही कहलाते हैं। 3 7 11 जो कि पापी कहलाते हैं। और जैसे ये मंगल इस मेष राशि के लिए एक 11वें का स्वामी होकर पापी हो गए और दूसरा जो 10वें का स्वामी होकर वो न्यूट्रल हो गए। तो ये जैसे कि दोनों का संबंध, ये दोनों के हिसाब से देखा जाए तो मेष लग्न के लिए शनिश्चर टोटली पापी हो जाते हैं। और जैसे कि यदि ऐसा यदि कहा जाता है, यदि आपको शनि से यदि कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाला है, यदि आप कुछ ऐसा आशा रखते हैं, तो ये जैसे कि एक त्रिषणा में है तो दूसरे त्रिषणा में यदि जाके बैठ जाते हैं तभी ये आपको अच्छा चीज़, अच्छा शुभ फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हो गया, या त्रिषणा या मतलब उपच में जाके बैठ जाते हैं, उपच स्थान में यदि जाके बैठ जाते हैं तो आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हमने देखें कि मेष लग्न के लिए दो ग्रह ऐसे ही हैं जो कि एक बुध और एक शनि। बुध तीसरा 6वां का स्वामी है और शनि है जो है 10वां और 11वें का स्वामी है। तो ये दोनों मतलब मेष लग्न के लिए खराब है। तो ये यदि मान लीजिए दोनों यदि आपस में मिलकर कहीं यदि बैठ जाते हैं, एक ही घर में बैठ जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, अच्छा फल मतलब वो मतलब दिला देते हैं। उसमें कोई दोहराने वाले कोई बात नहीं है। यदि मतलब ये जो मतलब शनिश्चर और बुध यदि कहीं यदि जाके कोई एक ही घर में यदि जाके बैठ जाते हैं, मतलब 2 गुंडे यदि जाकर एक ही घर में यदि उनको यदि बंद किया जाएगा तो वो दोस्ती में वो मतलब चेंज हो जाता है और वो अच्छा चीज़, अच्छा फल भी मतलब उधर में दिला देते हैं। ये भी भूलना नहीं चाहिए। और बाकी रहा आपका, यदि ये तो सारा चीज़ कवर हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, उसके साथ बृहस्पति हो गए, शनिश्चर हो गए। यहाँ मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ जो कि चीज़ है कि जो कि भाव जो है आपका डिजायर है, भाव जो है आपका डिजायर है, आपका इच्छा है, आपका संपूर्णता है, उसमें आपको उसमें कुछ मिलने वाला है। जो भाव होते हैं वो भाव आपका कामनाओं का है सब। आपको उसमें कुछ मिलने के लिए सभी आदमी उसमें पड़े रहते हैं, मुझे कब मिलेगा, कब अच्छा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ऐसे सब है। तो एक ग्रह यदि कहीं राशि में यदि बैठा है, एक ग्रह यदि कहीं राशि में, एक राशि में कहीं यदि बैठा है, तो वो ग्रह का
मतलब स्वामी कौन हो गए? वो राशि का स्वामी। और वो राशि का स्वामी जैसे हो जाते हैं तो वो राशि का स्वामी का उच्चेश कौन है, वो यदि संबंध में आ जाते हैं, मतलब मेरा कहना मतलब है, यदि चंद्रमा यदि मकर राशि में जाके बैठ जाते हैं तो उसके साथ यदि शनि और शुक्र यदि जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा जाकर मकर राशि में बैठे हैं, मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि शनि का उच्चेश कौन है, मतलब शनि जिसके द्वारा उच्च मतलब उच्च होते हैं वो शुक्र है। यदि वो शुक्र और शनि और चंद्रमा तीनों मिलके यदि एक जगह में बैठ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे भी सकते हैं। और कई सारे भी उसमें भी आपको इसमें भी देखा जाए तो आपको बहुत सारा चीज़ मेष राशि में भी है। तो ये कहकर भी आपको मतलब इनकार करना नहीं चाहिए कि जैसे कि विषम राशि, सम राशि, ये विषम राशि है, मेष राशि विषम राशि है, और ये चर राशि है। चर राशि में कुछ नियम ऐसा कहते हैं कि इस चर राशि में कोई भी चीज़ उसमें क्या होता है कि जितना भी कुछ भी बुरा भी हो भी सकता है, उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज हो भी सकता है, क्योंकि ये चर राशि है। तो और ये विषम राशि है, विषम राशि का मतलब हो जाता है कि ये हमेशा जैसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ऐसा चीज़ कहने वाले चीज़ है वो विषम राशि का कहने का तात्पर्य ये है। और बाकी रहा कि मतलब राहु केतु की बात है कि जैसे केतु जैसे कि मंगल की तरफ फल देते हैं, और राहु जैसे मतलब शनि की तरफ फल देते हैं। अगर यदि राहु यदि जाके यदि कुंभ राशि में बैठ जाते हैं तो वो भी मतलब पापी पापी कहना भी पापी कहना भी दूर की समान बात नहीं होगा। और केतु जो कि वो जैसे वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च होते हैं, तो मेष राशि के लिए वो तो बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए यदि वो वृश्चिक राशि में बैठ जाते हैं तो मतलब अच्छा रिजल्ट देते हैं, धनु राशि में बैठते हैं भी और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर राहु की बात थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए कि जैसे कि अभी मतलब राहु जैसे कि मतलब मेष राशि में ही है, तो मेष राशि में जैसे कि राहु है, तो राहु कौन से ग्रह का मालिक है? त्रिषणाय का मालिक है। त्रिषणाय का मालिक जैसे लगन में बैठ गया तो लगन पाप पीड़ित पे आ गया। तो अभी मेष राशि के लिए, मेष लग्न लोगों के लिए अच्छा चीज़ कहना ठीक नहीं रहेगा। तो यही सब चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो जितना सारा चीज़ मैंने आपको बताया उसमें आपको बहुत सारा सभी एक एक ग्रह का सभी चीज़ मेष लग्न लोगों के लिए क्या क्या सब ग्रह सब करते रहते हैं, चंद्रमा क्या करते हैं, राहु क्या करते रहते हैं, और मंगल क्या करते रहते हैं, मतलब कौन सा ग्रह कितना फल देने के लिए तैयार है, वो भी सब आपको मतलब कहने के लिए हम भी कह चुके हैं। और जैसे कि
इसमें अकारक और कारक ऐसे भी देखा जाए तो ये मतलब सब संबंध को लेकर अकारक कारक हो जाते हैं। और जैसे कि चर राशि के लिए बाधक हो जाते हैं एकादश स्थान, तो एकादश स्थान हो जाते हैं कुंभ राशि, तो कुंभ राशि मतलब बाधकेश हो जाते हैं। तो कुंभ राशि बाधकेश, उसके साथ त्रिषणाय, उसके साथ सब हो जाते हैं। मतलब त्रिषणाय बाधकेश ये सब हो जाने के होने पर मेष राशि के लिए वो मतलब कुंभ राशि मतलब अच्छा नहीं है। मतलब कुंभ राशि में जो शनि बैठे हैं वो अच्छा मतलब कहना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है कि मतलब मैं आपको ऐसे चीज़, जो चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो आपको सारा चीज़ आपको सभी ग्रहों का जो जो चीज़ आपको सब सब सभी स्टोरी मैंने कवर कर चुका हूँ। और आपको ये सब सुनकर कैसा लगा, क्या नहीं, क्या आपको अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा, मेष राशि में कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ग्रह, क्या कैसे कैसे कोई ग्रह मिलकर कैसे होता है, ये सब आपको मैंने जानकार दे चुका हूँ। और अभी मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। और हमें मेरा जो स्पीकर स्टार चैनल है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि ये जो चीज़ सुनकर यदि आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करें, जो कि मैं आपको अलग राशि जो है वृषभ राशि जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और वही चीज़ के लिए आपको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और बिना सपोर्ट से तो कोई तो होता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इतना कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।